नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के यूट्यूब चैनल में। हमारी सिकल सेल संवाद कड़ी में आज हमें हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर गिरिराज रतन चांडक सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर। आज हमारा विषय है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव उपचार से बेहतर है। इसके लिए मार्गदर्शन के लिए आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों मैं सर का छोटा-सा परिचय आपको करा दूँ। सर मुख्य वैज्ञानिक एवं निदेशक है सीएसआईआर सिकल सेल एनीमिया मिशन के, साथ ही हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसमें फिजिशियन साइंटिस्ट है। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से एक बार धन्यवाद गौतम जी। थैंक यू सो मच सर। सर हम सिकल सेल डिसीज़ में बचाव जो कि उपचार से बेहतर है, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं सर। इसके लिए कृपया आप हमें बताएँ कि सीएसआईआर सिकल सेल एनीमिया मिशन के बारे में और साथ ही कृपया बताइए कि इसके पीछे इतने बड़े प्रोग्राम को लेने का क्या उद्देश्य है? धन्यवाद गौतम जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ कई सालों से जुड़ पाया हूँ जी सर। और आज आम जनता से भी मुखातिब हूँ आपके माध्यम से। तो आपने अच्छा सवाल पूछा सीएसआर सिकल सेल एनीमिया मिशन के बारे में, और उससे भी बड़ा कि उसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो दरअसल मेरा सिकल सेल एनीमिया के साथ जुड़ाव काफी पुराना है, करीब 20-22 साल पुराना। और तब एक यंग यंग डॉक्टर जिसको रिसर्च की भी चाहत थी और रिसर्च के परिणामों को समाज में ले जाने की भी इच्छा थी, उस हिसाब से हमने काम शुरू किया। बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि जब शुरुआत में सिकल सेल एनीमिया पे मैंने काम करना शुरू किया, कारण ये था कि हम देख रहे थे कि जहां अफ्रीका या और देशों में सिकल सेल एनीमिया काफी सीवियर होता है, लेकिन भारत में मैं उस वक्त कुछ आंध्र प्रदेश की ट्राइब्स के साथ काम कर रहा था। हम देख रहे थे कि उन लोगों का डिजीज इतना ज्यादा सीवियर नहीं है। उनका लाइफ स्पैन भी 35-40 ऐसे होता था। हालांकि दिक्कतें जरूर थी, लेकिन ये था कि उनका उनका रोग इतना ज्यादा सीवियर गंभीर नहीं होता था। तो इसी पे हमने शोध किया, और हालांकि ये पता था कि फीटल हीमोग्लोबिन के ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं होता है, पर पहली बार हमने ये पता लगाया कि ये जेनेटिक कारणों से होता है। और फिर उसके आगे और शोध किया, जिससे ये पता चला कि इसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया पे काम करते करते मुझे ये भी एहसास हुआ कि और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें इसी तरह की जेनेटिक दोष उपलब्ध हैं। तो मेरा स्कोप उस वक्त मैंने उसको थोड़ा ब्रॉडेन कर लिया, और मैं इस तरह के सारी बीमारियों पे काम करने लगा। और करीब आज 2 दशक या करीब दो ढाई दशक से हम सीसीएमबी में करीब 35 ऐसी बीमारियों की जांच करते हैं, और उद्देश्य यही है कि इसकी अर्ली जांच हो, जिससे इसका इलाज जितना जल्दी हो सके संभव हो सके। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी गौतम जी ने बताया कि बचाव उपचार से बेहतर है, तो हम ये कोशिश करने लगे कि अगर किसी परिवार में पहले से पता हो, तो हम किस तरह से उनको गर्भावस्था के दौरान या किसी भी स्टेज के दौरान हम उनको काउंसलिंग करके और उनको एक स्वस्थ बच्चा पाने में और एक रोगी बच्चा न हो, इसको हम इंश्योर कर सके। तो जैसा मैंने आपको बताया, कई सालों तक ये मेरा चलता रहा, और ये काफी भावात्मक संबंध रहा उन मरीजों से, परिवारों से। और तो अब मैं सिकल सेल की तरफ आता हूँ गौतम जी, समय जी सर। के साथ साथ चलते हुए। तो जी सर। सिकल सेल एनीमिया चूंकि मेरा पहला ऐसा अनुभव रहा था, जी, और पिछले कुछ सालों में सिकल सेल के ऊपर काफी जागरूकता भी बढ़ गई थी, जी। और इस वजह से मैं काफी कुछ जान पाया। यहाँ इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं
कुछ लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले हैं डॉक्टर प्रदीप पात्रा, जो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं, और एक्चुअली मैं कहूँगा कि मुझे मोटिवेट करने में उनका भी काफ़ी योगदान रहा। और उसके साथ-साथ डॉक्टर दीप्ति जैन, वो बहुत ही, मेरे ख़्याल में उनके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक आदमी उनके बारे में जानता है। इसके अलावा डॉक्टर सिंहारे, डॉक्टर ज्योतिष पटेल, डॉक्टर सीमा भट्ट वाडेकर, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बट इन कई लोगों ने मुझे इस यात्रा में काफ़ी मदद की। क्यूरियोसिटी सिर्फ यही थी कि अगर ये इतना बड़ा बर्डन है, जैसे डॉक्टर पात्रा के शोध कार्य से पता चला कि करीब 10% लोग हैं जो सिकल सेल जीन के वाहक हैं। उनमें से 0.4% मरीज होते हैं और बाकी करीब 9% जो है वो कैरियर होते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद में और बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है। लेकिन जब मुझे ये पता चला तो ये लगा कि ये बहुत, हमारी जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत बड़ा बर्डन है हमारे समाज के ऊपर में, और इसका बचाव या इसका इलाज ये करना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक़्त सीएसआईआर के काफ़ी लोगों के साथ मैंने बात की, उसमें सबसे पहले डॉक्टर आरपी सिंह और डॉक्टर वंदना बिष्ट, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत बहुत मैं कहूँगा बहुत ही ज़ोर से इसको सपोर्ट किया है। मैं धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा पूर्व महानिदेशक सीएसआईआर के डॉक्टर शेखर मंडे, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत बहुत आगे बढ़ाने में मदद की। इस प्रोग्राम में दरअसल कई कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और जैसा मैंने कहा कि हम चाह रहे थे कि इसका एक सिकल सेल एनीमिया का एक हम कॉम्प्रिहेंसिव तोड़ निकालें। तो हमने देखना शुरू किया कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। तो एक सबसे बड़ी कमी थी इसके बारे में जागरूकता। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी इस पे काम किया। दूसरा ये था कि इसकी स्क्रीनिंग को लेके या अर्ली स्क्रीनिंग को लेके कोई ऐसी पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस वगैरह उस वक़्त भारत में उपलब्ध नहीं थी। जो भी उपलब्ध थी वो बहुत महँगी थी। तो एक प्रयास हमारा उस पे ये रहा। फिर ये था कि इस सारी चीज़ को लेके हम, बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि बीमारी बढ़ जाए और मरीज हमारे पास में आए, हमने ये कोशिश की कि हम खुद ही मरीजों के पास पहुंचे। हम खुद ही उन राज्य के और उन समाज में बच्चों पे या एडोलेसेंट्स पे हम पहुंचे, और हम उनको स्क्रीन करके हम पहले से पता लगा लें। अगर हम पहले से पता लगा लें तो हम कई चीजों का बचाव कर सकते हैं, और चूंकि अगर बीमारी अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इसका इलाज भी काफी हद तक संभव है। तो हमने, ये सबसे बड़ा एक हमारा चैलेंज था जो हमने शुरू किया, और मैं आज इसी के बारे में ज्यादातर बात करूंगा। हालांकि हमारे और दो पहलू इसमें थे, जिसमें हम जीन एडिटिंग के माध्यम से एक इलाज और ट्रीटमेंट की भी शोध कर रहे थे, और हुँ, इसके हुँ। साथ साथ चूंकि इसके लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, तो हम नई दवाइयों के बारे में भी खोज कर रहे थे। तो ये मिशन इस हिसाब से, मतलब हुँ। काफी, मैं समझता हूँ आज इसका छठा साल चल रहा है, और ये सफल काफी सफल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर इसी कड़ी में कृपया हमें बताइए कि इस प्रोग्राम के तहत आपने क्या-क्या उपलब्धियाँ पाई है और कैसे ये उपलब्धियाँ हमारे सिकल सेल वाहक या मरीजों के हित में की जा सकती है आगे सर? बहुत अच्छा सवाल है गौतम जी। अ, अ, हमारी उपलब्धियां तो काफी हैं, और लेकिन मैं मरीजों के फायदेमंद क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये जानकारी अगर न सिर्फ मरीज बल्कि वाहक या आम जनता में भी अगर पहुंचे, तो ये मेरी मेरी ये आपसे बातचीत जो है वो काफी सफल रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक ऐसा नहीं था कि हम पहली बार ये काम कर रहे थे। कई लोग इस तरह का काम कर रहे थे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह किसी न किसी लेवल पे काम हो रहा था। मैं समझता हूँ इस मिशन के माध्यम से हमने इन सारी राज्यों को, और काफी जो इसमें इंटरेस्टेड थे उनको हम अपने साथ जोड़ पाए। विशेषकर जैसे मैंने आपको बताया, हमने सारा काम छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से शुरू किया।
धीरे धीरे हम इसको मध्य प्रदेश में भी ले गए हैं, और हमारा उद्देश्य अब है कि हम और प्रदेशों में जैसे उड़ीसा और झारखंड और गुजरात, इनमें भी हम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले डॉक्टर पात्रा के माध्यम से हमने एक जनरल स्क्रीनिंग का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हर स्कूल के बच्चों को हमने जांचना शुरू किया। उनको पहले स्क्रीन किया, फिर उनका ब्लड सैंपल लिया, और उसके बाद में हम उसकी जेनेटिक जांच करने लगे। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक जांच का मतलब ये है कि आप उसको संपूर्ण रूप से और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये मरीज है जो एसएस है, और जो वाहक है वो एएस है। और इसका फायदा काफी हद तक आता है कि आपको कोई इलाज करना हो, या आपको किसी तरह की शोध करनी हो, या मान लीजिए भविष्य में किसी रोगी बच्चे के जन्म को अगर बचाना हो, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस माध्यम से छत्तीसगढ़ के करीब 27-28 लाख स्कूल चिल्ड्रन और एडल्ट्स और यंग बच्चों, यंग जो जो लोग हैं करीब 15 से 20 साल या 25 साल के बीच में, ऐसे 27-28 लाख लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है। आप समझ सकते हैं कि 10% के हिसाब से हमारे पास करीब 2 से 3 लाख वाहक हैं, और 0.4% से करीब 10 से 12 हजार हमारे पास में ऐसे मरीज हैं। तो अब हमारा उद्देश्य इसमें ये है कि हम इन परिवारों के संपर्क में हैं, हम इनको काउंसलिंग करते हैं, और फिर जब भी गर्भावस्था के वक्त या जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी की प्लान करता है, तो हम उसको ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि गर्भावस्था के दौरान या तो बच्चे के चारों तरफ जो द्रव मौजूद होता है उसको लिया जाए, या किसी ऊतक को लेके हम ये बता सकें कि बच्चा अफेक्टेड है या बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चा अगर रोगी है तो उसका सिलेक्टिवली उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है, और ये बाकायदा भारत सरकार की तरफ से एक लीगल पॉइंट है, जिससे हम इस रोग के बढ़ने की समाज में संभावना को हम कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक योगदान मैं समझता हूँ रहा, कि जैसा मैंने कहा कि ये टुकड़ों में काफी जगहों पे हो रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि अगर स्क्रीनिंग होती है तो जेनेटिक जांच नहीं होती है। जेनेटिक जांच होती है तो कपल को या मरीज को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पे प्रीनेटल डायग्नोसिस करा सकता है। तो ये सब हमने एक छत, सीसीएमबी की छत के नीचे हमने ये उपलब्ध कराया। और फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ सीएसआईआर मिशन का, जिन्होंने ये सारी चीजें हमें इतने मरीजों को फ्री उपलब्ध कराने के लिए सहायता की। तो ये हुआ हमारा स्क्रीनिंग का कार्यक्रम। लेकिन इसके साथ साथ हमने मरीजों के इलाज के बारे में, या उनके इलाज में तरह तरह की क्या दिक्कतें आती हैं, हम उससे भी मसरूफ नहीं रहे। हमने उसके बारे में डॉक्टर दीप्ति जैन और डॉक्टर पात्रा और काफी लोगों के माध्यम से, जो सिकल सेल मरीजों को देखते हैं और इलाज करते हैं, उनमें डॉक्टर सिहारे, डॉक्टर ज्योतिष पटेल, ये काफी काफी नामी लोग हैं, हमने उसमें भी मरीज की अर्ली जांच के साथ, उनको इन डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ हमने इनको फ्री इलाज उपलब्ध कराया। और इनको अगर कोई परेशानी हो रही थी तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, इन सब के बारे में भी हमने यथासंभव कोशिश की। ये जरूर है कि हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसका बर्डन बहुत लंबा चौड़ा है। और इसलिए अब हम ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम को अब भारत सरकार के माध्यम से हम इस सारी जानकारियों को विभिन्न राज्यों में, विभिन्न लोगों में फैलाएं। मैं समझता हूँ इसमें गौतम जी, ये ये मेरी आपसे बातचीत शायद इस दिशा में एक एक बड़ा 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 कदम है। पद होगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि इसने हमें साथ साथ शोध का भी मौका दिया। और शोध, जनरली शोध का उद्देश्य होता है पेपर छापना, बड़े बड़े जर्नल्स में आपके इनके पेपर्स का पब्लिकेशन होना। वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वो एक माध्यम है जिससे कि हम आम जनता को, समाज को और सारी दुनिया में हम लोगों को बता पाते हैं कि हमने किस तरह का काम किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य वो इतना ज्यादा नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि हम जो कमियां हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ,
हालांकि सिकल सेल एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता वाहक होते हैं और उनसे बच्चे में आने की संभावना होती है। एक ही ऐसी डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, चाहे वो भारत में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे अमेरिका में हो। लेकिन रोग का जो स्वभाव है वो काफी डिफरेंट रहता है। हमारे भारत में हालांकि ये डिजीज बहुत हल्का रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाते हैं कि एक से दूसरा मरीज काफी डिफरेंट होता है। किसी को बीमारी 2 साल की उम्र में हो जाती है, कोई 20 साल की उम्र तक नहीं होता है। किसी को पेन बचपन से शुरू होता है, कोई कई सालों तक बिल्कुल पेन फ्री रहता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई, जो इसका एकमात्र रामबाण दवा है हमारे भारत विदेश के, विशेष रूप से लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के लिए, उसका प्रभाव भी मरीजों पे काफी अलग अलग होता है। तो इस सारे कार्यक्रम 5-6 साल के तहत हमने ये पता लगाया है कौन सा मरीज कितनी ड्रग में रिस्पॉन्स करता है, किसको क्या बीमारी, कितनी बार हॉस्पिटलाइजेशन होता है, कितनी बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो अब हमारे पास में कहने को एक मॉडल है जिसको हम विभिन्न राज्यों में आपके माध्यम से और भी एनजीओ के माध्यम से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगले फेज में मुझे पूरा भरोसा है कि सीएसआर के माध्यम से हम इसको अन्य राज्यों में इसको हम इम्प्लीमेंट कर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं सर, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है क्योंकि हमें भारत की कम्युनिटी को इस एरिया की बहुत ज़रूरत है स्क्रीनिंग की, अर्ली डायग्नोसिस की। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर आपके इस काम को ये और आगे बढ़े ऐसी हम अपेक्षा भी करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ सर मैं, कि धन्यवाद। आपने ये कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो य या बचाव उपचार से बेहतर है हम कहेंगे। तो आप सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? और कृपया ये भी बताइए सर कि आपने जो चीज़ें मिशन प्रोग्राम के तहत पाई है, उनका इस्तेमाल करते हुए आप इस सिकल सेल डिसीज़ के हित में कैसे इससे पाएँगे सर? कैसे कर पाएँगे इसको? थैंक यू। ये सही कहा गौतम जी आपने, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मैं एक और जोड़ना चाहूँगा, विशेषकर जब आपके पास संपूर्ण इलाज उपलब्ध ही ना हो। जैसे मेरे ख्याल में इसके पहले वाले या 1-2 संस्करण पहले क्लिनिशियन ने हमको बताया था कि इसके इलाज के लिए बहुत काफ़ी खर्चीला इलाज है। मैंने आपको ऑलरेडी हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में बताया। इसके अलावा 2-3 और दवाइयाँ विदेशों में बनी हैं, लेकिन वो हमारे भारत के मरीज़ों के लिए वो बिल्कुल मने मैं कहूँगा ईद का चाँद जैसे, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो इतना महँगा इलाज है। इवन विदेशों में भी मैं समझता हूँ, चूँकि वहाँ पे सरकार की तरफ से सपोर्ट रहता है, इसलिए ये इलाज वहाँ संभव है, हुँ। वरना ये आम आदमी के हाथों के परे है। जीबीटी 440 करके एक ड्रग आई है जिसका जो कहने को हाइड्रोक्सीयूरिया से 1000 गुना बेहतर है, लेकिन उसका इलाज अगर हम लाइफ टाइम इलाज उसका सोचें तो वो करोड़ों में जाता है। ओह! और हाइड्रोक्सीयूरिया हालांकि बहुत सस्ती दवाई है, लेकिन इसकी दिक्कतें ये हैं कि आपको एक तो आपको इस दवाई को लाइफ लॉन्ग लेना है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। और हुँ। हालांकि ये दवाई बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी ये दवाई कई तरह के साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकती है। जैसे ये कई बार बोन मैरो का डिप्रेशन करती है, जिससे आपकी मरीज की काया की शक्ति विभिन्न बीमारियों से लड़ने की वो काफी कम हो जाती है। तो उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया और ये सब बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने शायद पहले भी बताया कि हाइड्रोक्सी यूरिया ये ड्रग सब पे बराबर काम नहीं करती है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको आप हाइड्रोक्सी यूरिया की उच्चतम डोज भी अगर आप दे दें तो भी उनको पेन क्राइसिस, वैसोऑक्लूसिव क्राइसिस, ये सब फिर भी होती रहती है। ये करीब 10 से 20% लोगों में होता है, ऐसा ऐसा माना जाता है। और जैसा मैंने बताया कि नई दवाइयां ये काफी काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे लगता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसके बारे में पहले एक हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो भी इतना आसान नहीं है, वो काफी महंगा है, और उसके बाद में मरीज को लाइफ लॉन्ग
इम्यूनोसप्रेशन पे रहना पड़ता है। तो ये सब मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेगा कि मुझे ये बीमारी हो जाए, बिकॉज हुँ, इलाज और ये सब चीजें उपलब्ध है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम बचाव की तरफ आगे बढ़ें, और ये दुर्भाग्यवश है कि हम जब बचाव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो भविष्य में जिस बच्चे के इस बीमारी को उस बच्चे को होने की संभावना है, तो उसको गर्भावस्था में ही उसको अबॉर्ट कर दिया जाए। और आशा ऐसी रहेगी कि भविष्य में ऐसा इलाज हो कि बच्चा पैदा हो और उसको कुछ ऐसा जीन थेरेपी या ऐसा कोई इंजेक्शन दिया जाए जिससे हुँ, बच्चा हुँ, अपने आप स्वस्थ हो जाए। पर जैसा मैं जी, जानता हूँ, और मेरे ख्याल में इस कार्यक्रम में भी कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये अभी अभी कुछ दूर है। तो मैं समझता हूँ कि उस उस मापदंड को जब तक हम न हासिल कर लें, तब तक जी, एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन हमारा प्रोग्राम या हमारा मॉडल ये कहता है कि सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग के माध्यम से, विशेष रूप से ये 6-7 राज्य जो हैं, जैसा मैंने बताया, छत्तीसगढ़, हुँ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अ, उसके बाद में झारखंड है, गुजरात है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स हैं। वहाँ पे पहले एक स्क्रीनिंग के माध्यम से हमें वाहक और मरीजों की जानकारी हो जाए। ओके, मैं हमने एक मॉडल बनाया है जो मैं यहाँ पे आपको बस डिस्क्राइब कर सकता हूँ। कभी गौतम जी जी, माँगेंगे जी, तो मैं प्रोटोकॉल वो दे दूँगा। जी इसमें सर, अगर हम स्क्रीन करते हैं तो हमें कई तरह के हालात आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हमने जो रिप्रोडक्टिव एज जो 30 से 25 से 35 साल के हैं, जो आगे आगे बच्चे बच्चे हुँ, जनेंगे, उनके लिए अगर वो हमें कैरियर के रूप में आते हैं तो हम उनको शुरू में ही काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह के विवाह न हो, दो वाहकों के बीच में विवाह न हो। और अगर मान लीजिए विवाह हो भी गया है तो उनकी हम प्रीनेटल डायग्नोसिस और काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे अफेक्टेड बच्चे होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में ऑलरेडी एक अफेक्टेड बच्चा हो चुका है, तो वो हमारे लिए एकदम टॉप टारगेट है, क्योंकि हम उनको इमीडिएटली अपनी काउंसलिंग में लेके उनको भी इसी तरह से मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इसका फायदा तब होगा जब आम जनता में ये जागरूकता आ जाए और ये सिकल सेल के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए खुद खुद अपनी तरफ खुद से अपने को एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या इस तरह के प्रदेश में आ जाए। इस सबसे बड़े हमें लगा कि इस पूरी चीज में सबसे बड़ी दिक्कत है इस स्क्रीनिंग टेस्ट को होना, जो ऐसी जांच हो जो न सिर्फ स्क्रीनिंग हो बल्कि कंफर्मेटरी भी हो। तो हमने अच्छा, अपनी लैब में और लोगों के साथ मिलके ऐसी एक छोटी सी जांच तैयार की है, जो बहुत ही सस्ती है, शायद 25 से 50 रुपए के बीच में वो अरे वाह! उपलब्ध होगी, जिसमें हम सिर्फ एक बूंद भी नहीं, एक छोटी सी खून की बूंद लेके उससे हम जांच करके हम जेनेटिक लेवल पे बता पाएंगे कि कौन वाहक है और कौन मरीज है। अभी उसकी बहुत ऑलरेडी हमने उसको अपने लेवल पे 8 से 10,000 लोगों पे अप्लाई किया है, और मैं आपको बताने में बड़ा मुझे हर्ष होता है कि ये 100% स्पेसिफिक है। वाह, वाह! हालांकि इसकी सेंसिटिविटी 98.6% है, जिसके ऊपर हम आगे कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं अगले मेरे ख्याल में 2-3 महीनों में हम ऐसा इसको एक मॉडल में ले आएंगे जिससे कि कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होगी, और इवन जो लोग इसमें इस तरह के केयर में इन्वॉल्व हैं वो भी कर पाएंगे। तो संक्षिप्त में अगर मैं सारी चीज को अगर आपको कहूँ तो ये है कि हमने एक ऐसा एक स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलप किया है जो शायद कुछ दिनों में हम सरकार के माध्यम से जनता में लेके आना चाहते हैं, जो बहुत ही सस्ता है और रोबस्ट रिजल्ट देता है। एक बार वो स्क्रीनिंग हो जाती है, मतलब आप जेनेटिक लेवल पे आप कंफर्म्ड हैं, आपको किसी और जांच की जरूरत नहीं है। अगर आप इलाज कराना चाहें तो हाइड्रोक्सी यूरिया की फ्री सप्लाई उपलब्ध है। आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम आपको काउंसलिंग के माध्यम से प्रीनेटल डायग्नोसिस जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि इसमें हमें सरकार का बहुत जोर से समर्थन चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मन की बात में कई बार इन चीज़ों को कह चुके हैं। मैं जानता हूं उन्होंने अभी रिसेंटली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में भी मन की बात में ये बताया है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और आईसीएमआर और डीएचआर के माध्यम से काफ़ी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। सीएसआर तो मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरह इस कार्यक्रम में लगी हुई है। मुझे आशा है कि हम सब मिलके इस खतरनाक और दर्दनाक बीमारी का न सिर्फ हम बचाव कर पाएंगे, बल्कि भविष्य में हम इसका इलाज भी खोज पाएंगे। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने एक नई आशा की किरण पल्लवित कर दी है सर देशवासियों में। क्योंकि सिकल सेल के जो वाहक है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हम टेस्टेड बताते हैं कि इतने वाहक है, और 14 लाख करीबन हमारे सिकल सेल पेशेंट है जो टेस्टेड है। और ये काफ़ी दिनों से यही डाटा चल रहा है हमारे पास। तो जैसे ही जो आपने स्क्रीनिंग कहा सर, और जो कि काफ़ी इकोनॉमिक दिख रहा है और कन्फर्मेटिव दिख रहा है, तो ये एक टाइम चेंजिंग रहेगा सर हमारे देश में। अगर इसको व्यापक रूप में कार्यान्वित किया जाए सरकार की तरफ से, तो बहुत जल्दी हम नए पेशेंट्स को डिटेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस का इम्पोर्टेंट हम समझ चुके हैं सर। हमने काफ़ी पेशेंट्स को अर्ली डेथ में देखा है। 30 से 32 साल की उम्र में उनको डायग्नोस होते हुए देखा है, उसके पहले तो वो तड़प ही रहे थे। तो बीमारी को नाम देना बाकी है। ऐसे काफ़ी लाखों करोड़ों लोग आज भी भारत में अपनी इस जंग से, सिकल सेल की जंग से लड़ रहे हैं। तो ये जो ईज़ी पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो आप लेकर आएँगे सर, वो एक वरदान साबित होगा हमारे देश को सिकल सेल से मुक्त करने में, जो कि आगे बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, जिसमें मुझे ऐसा लगता है सर कि आपका होना, आप जैसे साइंटिस्ट लोगों का होना, सीएसआईआर का होना, सीसीएमबी का होना, यह हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस तरह जैसे आप कुछ स्टेट्स में अभी शुरू किए हैं, ये 14 स्टेट्स में एट लीस्ट सिकल सेल डिसीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है। तो हम ये कोशिश करेंगे नेशनल अलायंस सिकल सेल ऑर्गेनाइज़ेशन, पेशेंट ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से, कि आपकी ये मुहिम इन सभी 14 स्टेट्स में की जाए, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों को सही समय पे डायग्नोस कर पाएँ, उनकी ज़िंदगी बचा पाएँ, उनको बेटर क्वालिटी दे पाएँ। यही हम लोगों की इच्छा है, हमारी मकसद है, क्योंकि हम सारे पेशेंट पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन बस यही चाहते हैं कि ये दर्द अब ना हो और किसी हमारे भाई-बहनों को, जिसमें आप सहायक सिद्ध हो रहे हैं सर, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक गौतम जी, जाते-जाते एक ही हाँ, बात वही जाते-जाते का आपको एक ही मैसेज बात देना। कहना चाहूँगा पहले, इससे पहले कि आप कुछ कहें, जी कि सर। ये इतना इतनी बड़ा बर्डन है कि ये एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या उनके लिए संभव नहीं है। और इसीलिए हमने ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाने की कोशिश की, जी, कि जैसे आप कहते हैं ना कि कोई रहे या ना रहे, लेकिन काम, मुहिम वो चलते रहना चाहिए। जी सर। आपके इसके माध्यम से मैं ये भी लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि ये मॉडल या ये सारी चीज़ें जो हैं, हम लोगों से शेयर करने में बहुत ज़ोर से इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि उद्देश्य ये है कि ये देश के कोने-कोने में पहुँचे और इसका लाभ जो है हर एक शख्स उठा पाए। सो मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कुछ जानकारी मैं दे पाया जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाले और हमें मार्गदर्शन दिया, और ये आपका मार्गदर्शन हमारे लिए नहीं, देशवासियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा सर। और इसी उम्मीद के साथ कि हम इस देश को, अपने प्यारे देश को सिकल सेल मुक्त कर सकें। आपके लिए हम शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका ये जो कार्य है काफ़ी आगे बढ़े और सारे देश में इसका फ़ायदा हो सर। थैंक यू सो मच आप आने के लिए सर, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी में। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।